सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक मशहूर कहावत है कि जब बंदरिया के पाँव जलते हैं तो वो अपने ही बच्चे पैरों के नीचे रख लेती है। उसको तब सिर्फ कहने की अपनी फ़िक्र होती है, बच्चे चाहे मरे या जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको इसकी कोई परवाह नहीं होती। इसे क्या कहेंगे आम अल्फाज में? हद से ज़्यादा खुदगर्जी कह लूँ तो गलत नहीं होगा, नफ्सा नफसी कह लूँ तब भी गलत नहीं होगा, और माजरत के साथ, मैं फिर कहती हूँ कि माजरत के साथ ठीक कुछ ऐसा ही हाल हमारी सियासी जमातों का भी है। क्या हुकूमत, क्या अपोजिशन, जब हमारे सियासतदानों के एहतसाब के कांटों से पाँव ज़ख्मी होने लगते हैं तो वो एनआरओ का कालीन अपने पाँव के नीचे बिछाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो अपने आप को एहतसाब के शिकंजे से छुड़वा लें बस। इसी तरह तब्दीली का झोंका, जिसको तरीन ग्रुप ने टोका फिर रोका, इस ग्रुप ने भी तब्दीली सरकार का सांस लेना कर दिया ओखा। हुकूमत को समझ आ गई कि मामला नहीं है अब इतना सोखा, इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अपने अंदर होने वाली जो तब्दीली है ना, उसके खौफ से कि कहीं उसके अपने ही उसके पाँव ना जला दें, इसलिए अब वो तरीन ग्रुप का दिल बहलाने लग गई है। कह लें कि हाँ में हाँ मिलाने लगी है। अब बजट भी करीब है, तरीन ग्रुप इस मौके पर कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हैं ना आप? तो फिर यही कहा जा रहा है कि जी तरीन ग्रुप बजट में हुकूमत के साथ खड़ा होगा। और फैसल वाडा साहब कह चुके हैं कि उन्हें 100% नहीं बल्कि 500% इस बात का यकीन है कि तरीन ग्रुप बजट को पास कराने में अपना किरदार अदा करेगा। गौर कीजिए। लेकिन इन तमाम तर उम्मीदों और तरीन ग्रुप की जानिब से कराई गई यकीन दहानियों के बावजूद हुकूमत के दिल में कहीं ना कहीं कह लें कि खौफ अभी भी पाया जाता है। अभी भी मुतमईन नहीं है, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, चाहे वो 500% कह लें या 1000% कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी भी कहीं ना कहीं खौफ पाया जाता है। PDM हुकूमत के खिलाफ जो भी बात करती, हुकूमत की जानिब से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता। यानी हुकूमत को इतने बड़े अपोजिशन इत्तेहाद के होने का ना कोई गम था ना कोई फिक्र थी, लेकिन जब अपने आंखें दिखाने लगे तो फिर अपना दामन बचा कर चलना पड़ता है। इसीलिए हुकूमत बजट से पहले कह लें कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त रखने के लिए इत्तेहादियों पर नवाजिशात करने जा रही है। अब खबरें क्या, ज़रा सुनते जाइएगा। MKM, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी को मज़ीद वजारतें मिलेंगी। और MKM जिसकी हिस्ट्री उठाकर अगर आप देखें तो माजी में भी हुकूमतों से रूठती रही, मानती रही, सुबह रूठ जाते थे, शाम को मान जाते थे, शाम को रूठ जाते थे, रात को मान जाते थे, यही रही ना इनकी हिस्ट्री। वो इत्तेहादी क्या दिखाए। MKM ने पहले दूसरी वजारत लेने से इनकार किया, लेकिन फिर फौरी इकरार भी कर लिया। अब क्या कहें, वजारत मेरे ख्याल से चीज़ ही ऐसी है कि इसको कबूल करने के इनकार के पीछे भी शायद इकरार ही छुपा होता है, उस इनकार की भी एक लंबी कहानी होती है। और ऐसा ही हाल MKM का था, जिसने पहले तो दूसरी वजारत लेने से इनकार किया, लेकिन अब MKM मान गई है। ज़राए बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि जी फैसल सब्ज़वारी ने MKM को दूसरी वजारत लेने पर रजामंद की है। अब ज़्यादा दूर की बात नहीं है, कराची के NA 249 की इंतखाबी मुहिम में MKM पाकिस्तान ने अपनी आँखें बाकायदा माथे पर रखते हुए हुकूमत को तड़ियाँ दी, धमकियाँ दी है ना। MKM पाकिस्तान के आमिर खान ने किस तरह हुकूमत को ललकारा था, क्या कहा था, ज़रा मैं याद करवाती हूँ। ललकार रहे थे और कह रहे थे कि वो NA 249 के इलेक्शन में वोट चोरी नहीं कर सकती, RTA सिस्टम नहीं बिठा सकती। यानी MKM पाकिस्तान सीधा सीधा, एक होता घुमा फिरा के, एक सीधी बात कर देना, सीधा सीधा इस हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही थी, जिसका वो खुद हिस्सा है, उस हुकूमत पर इसका खुद हिस्सा है। ज़रा सोचें, आमिर खान ने तो साफ साफ कहा था ना, घुमा फिरा के तो कहा ही नहीं था, सीधी बात कर ली थी, साफ साफ कहा था कि जी 2018 के इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने चोरी की है। अब इससे बड़ा क्या सीधा इल्ज़ाम हो किसी पर। अब एक तरफ MKM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर धांधली का इल्ज़ाम लगाती रही है और दूसरी जानिब उसी तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी भी है। ज़रा गौर करें, समझ आ रही है आपको? अब इसी तरह मुस्लिम लीग काफ का रवैया हुकूमत से कह लें कि गर्म रह चुका है। वजारतों के चक्कर में हुकूमत और मुस्लिम लीग काफ एक दूसरे को गोल गोल घुमाते रहे, लेकिन इसमें पलड़ा बहरहाल इत्तेहादी जमातों का ही भारी रहा, क्योंकि इत्तेहादियों के बगैर हुकूमत का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, बहुत मुश्किल नामुमकिन हो जाता है। अब इसीलिए तासुर क्या जा रहा है, तासुर ये जा रहा है कि जी हुकूमत बजट से पहले काबीना में तौसी और रद्दोबदल करना चाहती है ताकि इत्तेहादी साथ रहें किसी तरह, और यकीनी तौर पे बजट पास कराना हुकूमत के लिए कह लें कि ज़िंदगी मौत का जैसा मसला होता है ना किसी के लिए, वही मसला है, ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है हुकूमत के लिए। और इत्तेहादी भी ये बात जानते हैं कि हुकूमत की दुखती रग कौन सी है, इसीलिए ये मामला उठा है, क्योंकि हुकूमत को इस वक्त तरीन ग्रुप से भी ख़तरा महसूस हो रहा है।
राजा रियाज और बजाते खुद जहांगीर तरीन हुकूमत को वाज़े तौर पर पैगाम देते नजर आ रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना रुकी तो हुकूमत को नताइज भुगतना पड़ेंगे। अभी नताइज क्या हैं आप भी समझते हैं। अब पंजाब का तख्ता ना बन जाए, और तरीन ग्रुप बिलाशुबा ऐसा करने की सलाहियत रखता है। और इस हवाले से ये भी बातें गर्दिश में, खबरें गर्म हैं कि परवेज़ इलाही भी पंजाब हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। यानी देखें, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, हर कोई अपनी अपनी जगह पे एक्टिव है, अंदर खाते हैं। लेकिन जो चौधरी बरादरान साहब है ना, उन्होंने हुकूमत गिराने से इनकार किया है और वाजे किया है कि जी वो हुकूमत के साथ ही खड़े हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर इत्तेहादी मौका पाते हुए भी हुकूमत गिराना नहीं चाहते हैं तो उसका सीधा सा एक ही मतलब निकलता है कि वो फिर हुकूमत से बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ। अब देखते हैं कि काबीना में तोसी होती है या फिर नहीं होती है। अगर होती है तो फिर किस किस के मन की मुरादें पूरी होती हैं। अब दूसरी जानिब तरीन ग्रुप को भी बजट से पहले ठंडा करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी हुकूमत के अपने उसके पाँव के नीचे अंगारे रख रहे हैं, जिससे बचने के लिए तब्दीली सरकार सारे उसूल, वादे, दावे अपने पाँव के नीचे लेने को भी तैयार हो गई है। अब मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन जो हवा चल रही है उसको देखते हुए कह रही हूँ कि हुकूमत तरीन ग्रुप के मामले में लचक दिखा रही है। ये लचक क्यों दिखा रही है? जाहिर बात है, ब्लैकमेल हो रही है, और क्या। वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब तो इस अज़म का इजहार करते रहे हैं ना कि उनकी हुकूमत जाती है तो चली जाए, वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी को एनआरओ नहीं देंगे, तो किसी सूरत करप्शन पे समझौता नहीं करेंगे। यानी वज़ीर-ए-आज़म अपने हुकूमत के पाँव जलाने को तैयार हैं, वो अंगारों पर नंगे पाँव चलने पर रजामंद है। लेकिन फिर ये तासुर क्यों जा रहा है कि तरीन ग्रुप और हुकूमत में मामला तय पा गए। तरीन ग्रुप आज वज़ीर आला पंजाब से भी मिला और तरीन ग्रुप के एक रुकन उस्मान बुज़दार से मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं। उस मुलाकात पर ना सिर्फ अहवाल बता रहे बल्कि इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। उन्हीं की ज़बानी मेरे ख्याल से सुनते हैं, ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा, जब वज़ीर आज़म तरीन ग्रुप से मिले थे, याद करें, तो कुछ हलकों ने उस वक्त उस मुलाकात पर एतराज़ किया था। और क्या कहना था उनका जी? मौक़िफ़ कि जी अगर वज़ीर आज़म साहब ने अपने उसूलों पर कोई समझौता नहीं करना था तो फिर ये मुलाकात आखिर क्यों की गई? आपको याद है, वज़ीर आज़म साहब अपने मौक़िफ़ में क्लियर थे कि जहांगीर तरीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही और मेरिट पर उनके खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। तो ऐसे में बात करने वालों को ये मौका मिल गया कि अगर तरीन ग्रुप से वज़ीर आज़म मुलाकात कर सकते हैं तो फिर इमरान खान को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनने चाहिए, क्योंकि इन दोनों जमातों को भी एहतसाब के तरीक़ाकार पर एतराज़ात हैं। खैर, मुलाकात होनी थी, हो गई। जब वज़ीर आज़म ने तरीन ग्रुप को मुतमईन कर दिया कि जहांगीर तरीन के साथ इंसाफ होगा और तरीन साहब का ये मुतालबा भी माना गया कि अली ज़फ़र उनके मामलात देखेंगे, और अब वो मामला देख चुके हैं और उन्होंने अपनी तहकीकात मुकम्मल भी कर ली है, तो ऐसे में अब तरीन ग्रुप को वज़ीर आला पंजाब से मिलने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत ही नहीं थी ना। लेकिन अब मुलाकात हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी। अब वज़ीर आज़म की तरह उस्मान बुज़दार साहब ने भी तरीन ग्रुप को कह दिया है कि कभी किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, इंतकाम की सियासत हमारा शेवा नहीं है और आपके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला किया जाएगा। अब यही नहीं, बुज़दार साहब ने तो मौके पर अहकामात दिए कि तरीन ग्रुप के मसाइल हल किए जाएं, यानी कहते हैं कि फ़ौरी हल किए जाएं, वही समझ लें आप। अब तरीन ग्रुप को फ़ंड्स भी जारी किए जाएंगे। तरीन ग्रुप ने पहले वज़ीर आला को भी आंखें दिखाई, याद है आपको, और बाद में आंखें नीचे कर ली। अब अदब के साथ कर ली, एहतराम के साथ कर ली, किस तरह कर ली, आंखें नीचे कर ली अलबत्ता दिखाने वालों ने। पर एक बार फिर ये एतराफ़ कर लिया कि उस्मान बुज़दार ही उनके वज़ीर आला है। अब तरीन ग्रुप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी वो वज़ीर आला से मिलकर बहुत मुतमईन है, उनको पूरी उम्मीद है कि उनके साथ इंसाफ होगा। अब नाज़रीन, मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल से हमें भी उम्मीद करनी चाहिए कि उनके साथ इंसाफ हो। लेकिन जहांगीर तरीन पर जो संगीन नौयत के केसेस हैं, अगर उन केसेस को दबाव में आकर ख़त्म किया गया, दबाव में आकर ख़त्म होगा ना, अगर होता है प्रेशर में आके ख़त्म किया गया, ब्लैकमेल होकर ख़त्म किया गया, चले दबाव में आकर ख़त्म किया गया, तो फिर हुकूमत को इसका कोई ना कोई वक्ती फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन बाद में इंतखाबात में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। जहांगीर तरीन तो कहते हैं ना कि उनके पास सबूत मौजूद हैं कि उन पर करप्शन का इल्ज़ाम गलत है, तो फिर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से मुलाकातें क्यों हो रही, अदालतों में केसेस का सामना क्यों नहीं हो रहा? ये एक ऐसी गुत्थी है जो हर कोई सुलझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ये कहते हैं ना कि वो सही हैं, तो फिर अदालतों में केसेस का सामना करें, ये अंदर खाते मुलाकातें क्यों हो रही हैं? अच्छा, जहांगीर तरीन साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब कल परसों ही कह रहे थे कि माफिया मिलकर एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। जब दबाव डाला जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, डेफिनेटली ब्लैकमेल किया जा रहा है
और वो कहते हैं कि वो एनआरओ नहीं देंगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से कह रहे हैं कि वो एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। और अक्सर ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि एनआरओ मांगा किसने है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर बार बार कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो यकीनी सी बात है कि कोई इनसे एनआरओ मांगता है तभी वो कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा। सिंपल बात है। ये कल के बयान है और आज के हालात ये हैं कि जहांगीर तरीन और हुकूमत में मुलाकातें भी हो रही हैं, मामलात भी तय पाए गए हैं। अब इसे डील कह दें, एनआरओ कह लें या ब्लैकमेल होना कह लें, मतलब कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, मतलब तो एक ही निकलता है ना कि किसी ने दबाव डाला, किसी ने ब्लैकमेल किया, इस तरफ दबाव डालने वाला, ब्लैकमेल करने वाला, इधर मामला सेटल हो रहे हैं, या फिर एनआरओ दिया जाए या फिर डील, क्या कहें आप समझा दें कि क्या कहें, आपकी मर्जी है। समझ तो यही आ रही है हालात से, इन मुलाकातों से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से। कल क्या कहते थे, अब आज ये क्या कह रहे हैं। बुज़दार साहब से पहले इतने इशूज़ थे, अब बुज़दार साहब ठीक है, हमारे वज़ीर आला है बुज़दार साहब। अभी तो पूरी सिचुएशन जो हवा चल रही है, मेरे ख्याल से समझने के लिए काफ़ी है, अल्फाज की भी ज़रूरत नहीं है, ना किसी को समझाने की ज़रूरत है, खुद ही सब कुछ समझ आ रहा है। ऐसी सिचुएशन है कि सब कुछ खुद ही समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है अंदर खाते। तरीन ग्रुप के उस्मान बुज़दार साहब से जो मुलाकात हुई है, उसकी जो अंदरूनी कहानी सामने आई, जरा सुन लें। क्या है जी कि तरीन ग्रुप के सारे शिकवे शिकायतें, सारे मतलब कितने शिकवे शिकायतें थे, एक मुलाकात ने दूर कर दिया। वैसा उस मुलाकात में क्या था कि सारी शिकायतें दूर हो गई एक मुलाकात में। मतलब इधर से शिकायत होती रही, उधर बुज़दार साहब जो हैं वो मौके पर ही अहकाम जारी करते रहे। यानी ये शिकायत आई, ये मौके पर अहकाम जारी कर दिया, ये मसला हल किया जाए, फ़ौरन हल किया जाए। फंड्स की बात हुई, फंड्स दे दें जी, दे दिए गए। ब्यूरोक्रेसी को साफ साफ कह दिया गया कि तरीन ग्रुप के जायज़ मुतालिबात फौरी पूरे होने चाहिए, जायज़ मुतालिबात फौरी पूरे होने चाहिए। और वाकिफ़ान हाल तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कल वज़ीर आज़म साहब के दौरा लाहौर में इस मुआहदे को मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा है तो फिर ये है तब्दीली। ये तब्दीली के लिए ना यकीनी तौर पे लम्हा फ़िक्री है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर जहांगीर तरीन साहब को लगता है कि वो इस केस में क्लियर हो जाएंगे, तो फिर वज़ीर आला पंजाब से कौन से मामला तय हो रहे हैं? अगर हुकूमत किसी वजह से भी तरीन ग्रुप के सामने झुक जाती है, तो इस वजह से वज़ीर आज़म साहब की साख बहुत मुतासिर होगी। और इनकी साख को, इनकी जिद्दोजहद को, जो 22 साल पहले जिद्दोजहद की, फिर अब 3 साल से ये हुकूमत में, 25 साल हो गए, ये टेन्योर पूरा होता है, अगला इलेक्शन आता है, तो जो 27 साल की जिद्दोजहद होगी ना, उसको बहुत नुकसान होगा प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़ीर आज़म साहब का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर जो कायम मुकदमात पर जो मौक़िफ़ है, क्या वो कमज़ोर नहीं पड़ेगा? यकीनन कमज़ोर पड़ेगा, 100% पड़ेगा, बल्कि मैं फैसल वाडा साहब की तरह कहती हूँ 500% कमज़ोर पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून को और भी ज़्यादा बात करने का मौका मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप खुद मौका देंगे तो बात नहीं करेंगे, तो पहले मौके की तलाश में आप इधर से मौका दें, वो बात करेंगे। अभी तो अपोजिशन तरीन ग्रुप पर नजरें जमाई बैठी है कि बात मिले, कोई ढूंढ रहे हैं वो बातें। लेकिन अगर तरीन फिर इमरान खान साहब के पसंदीदा तरीन बन जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर अपोजिशन की नज़र में वो फिर से इमरान खान साहब की ATM मशीन बन जाएंगे और एहतसाब पर तो सवाल उठेगा, यकीनन उठेगा। आज ही वज़ीर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने नैब की परफॉर्मेंस पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया नैब की कारकर्दगी पर। क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? ज़रा क्लिप चलाइएगा। नैब 30 साल से काम कर रहा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और वो बड़े बड़े लोगों पर हाथ डालने में नाकाम रहा। लेकिन नाकाम क्यों रहा? ये है सवाल। नैब इसलिए बड़ी बड़ी मछलियों पर हाथ डालने में नाकाम रहा क्योंकि माजी में जो फरीकैन है ना, वो आपस में मुकमुका कर लेते थे। मुकमुका समझते हैं ना? और ऐसे में एहतसाब के इदारे क्या कर सकते हैं जब इन्होंने खुद मुकमुका कर लिया? अब इनको तो हाथ बांध दिए जाते हैं ना, उनके पर काटने की बातें की जाती रहीं। और अब जिस तरह जहांगीर तरीन और हुकूमत के मामला तय पा रहे हैं, तो ऐसे में नैब क्या करे? नैब बेचारा क्या करे? वज़ीर आज़म साहब ने चीन की मिसाल दी कि चीन के कई हुकूमती अरकान को करप्शन पर सजाएं दी गई। बिल्कुल दी गई, क्योंकि वहाँ ब्लैकमेलिंग नामी चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहाँ करप्शन पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता, वहाँ कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकती, किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ लग ऐसा रहा है कि ना चाहते हुए भी समझौता किया जा रहा है, ना चाहते हुए दबाव बर्दाश्त किया जा रहा है, ना चाहते हुए ब्लैकमेल हुआ जा रहा है। और एहतसाब के इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाया जा सकता है, यकीनन उठाया जा सकता है, और सवाल उठाना जाना भी चाहिए। लेकिन ये कहना कि एहतसाब के इदारों की वजह से मुलजिमान को क्लीन चिट मिल जाती है, माजरत के साथ कहूँगी, ये बात आज मुझे हजम नहीं हो रही। इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म साहब के लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा है और वो इससे निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनकी नीयत पे भी कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसी हिकमत अमली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी हुकूमत अपने एहतसाब सबके लिए वाले मकसद से पीछे भी ना हटे और हुकूमत अपने आप को बचाने में भी कामयाब रहे। ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है
ये मुश्किल भी है, मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर नीयत साफ़ हो तो फिर कुदरत रास्ता बना देती है, कुदरत खुद रास्ता बनाती है। लेकिन ऑपोजिशन जो है ना, वो हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए फिर से पर तोल रही है। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कि ऑपोजिशन का तो शायद एक ही ज़्यादा बड़ा मकसद है, और अगर इस मकसद के अलावा कोई अच्छा मकसद लेके वो चलें तो पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं। आपको हुकूमत से इतने इशूज़ हैं, आप हुकूमत से मिल के बैठ के इस मुल्क के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन ऑपोजिशन ने दिमाग पर सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते एक ही मकसद सवार कर लिया कि किसी तरह से ये हुकूमत जो है ना, इसको घर भेजें। अब जब आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे तो बाकी चीज़ें तो निगलेक्ट होंगी, क्यों नहीं होंगी। अब एक तरफ हुकूमत पर अंदरूनी हमला हो रहा है और वहीं ऑपोजिशन बैरूनी हमला करने के लिए भी तैयारी कर रही है। अयाज सादिक साहब का क्लिप होगा, जरा चलाइएगा। हमारे सियासतदान अपने अपने मुफाद से निकलकर कब इस मुल्क के लिए सोचेंगे और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा जैसे चला रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसे मजीद चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी के खिलाफ न सिर्फ भरपूर आवाज़ उठाई बल्कि इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकब करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा की अक़वाम मुत्तहिदा में की गई जो तकरीर है वो इसराइली मज़ालिम पर खामोश अमरीकी मीडिया को एक आंख नहीं भाई। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN की एंकर ने, आपने सुना कि शाह महमूद कुरैशी साहब पर यहूद मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद किया और एक बार नहीं बार बार कहा कुरैशी साहब के इसराइली वहशियाना बमबारी से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ कह लें, दो टोक मौक़िफ़ कह लें और जवाबात को अमरीकी एंकर बर्दाश्त नहीं कर सकी और बार बार यहूद मुखालिफ सोच का इल्ज़ाम लगाती रहीं कुरैशी साहब पर और इसराइली बमबारी को भी जायज़ करार देती रहीं। अच्छा, जवाब में कुरैशी साहब ने भी भरपूर अंदाज में फ़लस्तीन पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश किया और इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम से मुतालिक अपनी बात पर डटे रहे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अमरीकी एंकर को सख्त जवाब देते हुए कहा कि इसराइल के मीडिया से मजबूत रवाबित हैं और इसके लिए खूब पैसा भी बहाया जाता है, जबकि दुनिया भर में इस वक्त अवामी राय इसराइल के खिलाफ है और गजा में तबाही की वीडियोज़, तस्वीर और मनाजिर देखकर दुनिया की आंखें खुल रही हैं। अब दूसरी जानिब मस्जिद अक्सा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली पुलिस ने आज नमाजियों पर शेलिंग की, रबड़ की गोलियां बरसाई और इसराइली पुलिस ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा के बाद सीज फायर पर जश्न फलस्तीनी नौजवानों पर धावा बोल दिया। इसराइली पुलिस ने नौजवानों के मजमे पर आंसू गैस की शेलिंग भी की और हवाई फायरिंग भी की और जब नौजवान मुंतशिर ना हुए तो अहलकारों ने ग्रेनेड भी फेंकना शुरू कर दिए। अच्छा, इसराइल और हमास 11 रोज से जारी जंगबंदी पर रजामंद थे, लेकिन ये हो क्या रहा है ये आप सबके सामने है। इसराइल यानी हम कह सकते हैं कि अपनी हट धर्मी से अभी तक बाज नहीं आ रहा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार अमीर अब्बास, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नकवी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। इसराइल और हमास 11 रोज़ के बाद जंग बंदी पर रजामंद तो हो गया है, लेकिन नकवी साहब इस मसले को हल कब किया जाएगा? क्योंकि जंग बंदी की अगर बात की जाए ये तो टेम्परेरी है। अब हाल तो ये कि इसराइल की जानिब से जो मस्जिद अक्सा में जंग बंदी के बावजूद आपने देखा कि इसराइली पुलिस ने आज नमाजियों पर फिर हमला किया। हाँ, ये तो बड़ा अलमिया है। देखिए, इस मसले के दो पहलू हैं। एक इंसानी हुकूक की पामाली जो कि बहुत बड़े पैमाने पे इज़राइल ने फ़लस्तीनी निहत्ती अवाम के साथ की है, और दूसरी बात जो इसकी है इस मसले में वो ये है कि इसका कोई हल निकाला जाए। हल के लिए पाकिस्तान ने जो तजवीज़ है 2 रियासतों का क़याम होना, एक फ़लस्तीनी रियासत का कायम होना और दूसरे इज़राइल का मौजूद रहना, यही इसका सही हल है। और ये 1990 में ऑस्लो अकॉर्ड के तहत तय हुआ था, जिसमें नॉर्वे ने दोनों फरीक के दरमियान मसालती जिम्मेदारियाँ पूरी की थी, फ़लस्तीनियों के दरमियान और इज़राइल के दरमियान। तो 2 रियासतों का जो प्रपोज़ल है, जो तजवीज़ है, वो ही इस वक्त कायम होनी चाहिए, वही उसी की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और ये सलामती काउंसिल की ज़िम्मेदारी है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारी है। मगर उसमें मसला ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल
जो हैं वो बैनुल-अक़वामी सियासत के शिकार हैं। वहाँ पे अमेरिका, फ्रांस, यूके, बरतानिया, ये सारे ममालिक ये नहीं चाहते कि इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई बात हो, और इज़राइल 2 रियासतें कबूल नहीं करता है, तो नतीजतन 2 रियासत की जो प्रपोज़ल है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये जो 11 दिन का आपने ज़िक्र किया है, ये तारीख़ में मेरा ख़्याल है कि ये रकम होगा कि ये जो 11 दिन थे, ये एक क़यामत ख़ेज़ आफ़त फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर इज़राइल ने ढाई, और उसको ऐसे बुरी तरह वहाँ के लोगों को बेघर और सरो सामान और मौत के घाट उतारा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ आजकल की दुनिया में 21वीं सदी में किसी मुल्क के साथ इस तरह की जो पॉलिसी है या हरकत है वो किसी बैनुल-अक़वामी बरादरी को किसी हालत में कबूल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अमीर अब्बास, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने नकवी साहब को भी सुना। अमीर अब्बास, ये अमरीकी न्यूज़ चैनल के जो एंकर हैं, जी नकवी साहब आप कुछ और कह रहे हैं? जी जी प्लीज़ कंप्लीट कर लें, फिर अमीर अब्बास मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी नकवी साहब। नहीं, मैं कह रहा था कि ये अलमिया ऐसा है जिसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, और ये ज़िम्मेदार हैं मगरबी ममालिक, जिनको ये नज़र नहीं आ रहा कि एक निहत्ती अवाम के ख़िलाफ़ इस तरह की बमबारी और जहरियत की जाए और उसका कुछ भी अज़ाला ना हो। ठीक है जी, ठीक। अमीर अब्बास, आपकी तरफ आना चाहूँगी माज़रत के साथ। अमीर, मैंने आपको सवाल मैं पूछते पूछते उन्होंने कुछ कंप्लीट करना था, उनकी तरफ जाना पड़ा। अच्छा, मेरे पास अमेरिकी न्यूज़ चैनल के जो एंकर हैं, आपने भी सुना होगा कि कुरैशी साहब पर यहूद मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद करती रही, और बार बार, एक दफ़ा नहीं बार बार यहूद मुखालिफ सोच का इल्ज़ाम लगाती रही। अब एक तरफ ये कहते हैं कि जी इनका जो मीडिया है इंटरनेशनल मीडिया है, और एक एंकर का इस तरह इल्ज़ाम लगाना क्या इसराइल के मीडिया से मजबूत रवाबित को शो नहीं करता? और साथ आपने ये भी सुना होगा कि इतनी खुद भी कन्फ्यूजन का शिकार थी कि वो कभी एम्बेसडर कह रही हैं तो कुरैशी साहब ने उनको कहा कि मैं एम्बेसडर नहीं हूँ, फॉरेन मिनिस्टर हूँ। बिल्कुल इसी तरह से, अगर आप मुझे इजाजत दें तो जो आपने नकवी साहब से सवाल किया कि ये जो सीज फायर है, क्या ये सीज फायर हल है? जी जी, ये सीज फायर हल नहीं है। प्लीज प्लीज जी जी, उसका जवाब 2021 में हुआ। 2021 में अभी हमने ये क्लैशेस देखे, उससे पहले 2018 में हुए थे, कहा सीज फायर कर दो, बंद कर दो, बंद हो गया। उससे पहले 2017 में हुए थे, कहा सीज फायर कर दो, बंद कर दो, फिर हो गया। उससे पहले 2014 में हुआ था, कहा सीज फायर कर दो, बंद कर दो, सारी ताकतें बीच में आ गई, बंद हो गया, फिर हुआ। उससे पहले 2012 में यही हालात थे। 2014 में 7 हफ्ते तक ये सूरत हाल रही थी, 7 हफ्ते तक। अभी तो दूसरा हफ्ता भी खत्म नहीं हुआ। उससे पहले 2012 में जब हुआ, फिर यही हुआ, बैठ जाओ, चुप करो, बैठ जाओ, बच्चों की तरह बैठा दिया उनको दोनों को, सीज फायर कर दो। उससे पहले 2006 में हुआ, 2002 में हुआ, सन 2000 में हुआ। ये तो एक तारीख भरी पड़ी है इनकी। ये कोई पहली दफा और आखिरी दफा हो रहा है कि आप सीज फायर करवा के समझ रहे हैं कि अब ये रुक जाएगा। और वहां जो एक्सपेंशन किया जा रहा है जिस तरह से इसराइल, उसकी सीज उसको कौन सीज करेगा? ये फायरिंग को तो आप सीज फायर कर रहे हैं, जो एक्सपेंशन हो रही है, जो सेटलमेंट हो रही है वहां पे यहूदियों की, उसको कौन रोकेगा? जो पूरे मगरबी किनारे को, वेस्ट बैंक को, जो फलस्तीन के पास था, और उसके अंदर जो सेटलमेंट हो रही है, जो एनक्रोचमेंट हुए जा रही है, उसको कौन रोकेगा? तो ये टोटली एक नॉनसेंस किस्म का एक प्रेशर सीज फायर की सूरत में इन्होंने बना दिया था। सीज फायर एक शॉर्ट टर्म जारी बात है, फौरी तौर पे तो सीज फायर होना ही था क्योंकि लोग मर रहे थे, मासूम मारे जा रहे थे, बट ये सोल्यूशन नहीं है। एक बात, जहां तक बात है शाह महमूद कुरैशी साहब की, देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, वो जो मोहतरमा थी वो उन्होंने स्पिन किया है शाह साहब की बात को। शाह साहब ने कहा कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसको वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाता उस तरह से, और फलस्तीनियों की मजलूमियत को भी नहीं दिखाता, जिसको स्पिन कर दिया CNN की एंकर ने कि आप यहूदी मुखालिफ जज्बात का इजहार कर रहे हैं। तो ये जो फलस्तीन में जिंदा लाशों का कब्रिस्तान बना दिया इसराइल में,
वो आपको नजर नहीं आता। ये जो हालांकि बिल्कुल वो हक सच की बात कर रहे थे, अब जो गलत होगा उसको गलत भी नहीं कहेंगे, हम खुल के गलत भी नहीं कहेंगे गलत को। इस सारी कवरेज में आप देख लें, इंटरनेशनल मीडिया में किसने बेहतरीन कवरेज की है? अल जजीरा ने, CNN, BBC, फॉक्स न्यूज, इसके अलावा इनके सारे अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन्होंने तो बराबर का दिखाने की कोशिश किया हमास को और इसराइलियों को। वहां पे 250 लोग मारे गए, यहां 12 लोग मारे गए। आप दोनों को बराबर एक ही तरह से दिखाना चाहते हैं। वहां 65 बच्चे मारे गए, यहां कुल अमवात 65 नहीं हुई है। आप दोनों को बराबरी की सतह पर दिखाना चाहते हैं। इनके पास आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम है, इनके पास अमेरिका की तरफ से हर साल $4 बिलियन की मिलिट्री एड मिलती है। आप इनका मवाजना हमास के साथ कर रहे हैं। इनके पास दुनिया के जदीद तरीन असलिया है, इनका मवाजना आप उनके पत्थरों और डंडों के साथ कर रहे हैं जो वो उठा के इनका मुकाबला करते हैं। ये वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये वो लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिज्म में, जिसका इजहार शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया कि आपकी जेब के अंदर पड़ा हुआ है, यहूदियों की जेब के अंदर इंटरनेशनल मीडिया। और ये जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, इनके अंदर क्या ज्यूस के स्टेक्स नहीं है? क्या ज्यूस की इन्वेस्टमेंट नहीं है इनके अंदर? और ये कभी इंटरनेशनल मीडिया ने कहा ऑक्यूपाइड फोर्सेस? क्या इस्राएली फोर्सेस ऑक्यूपाइड फोर्सेस नहीं है? जब आप उनको ऑक्यूपाइड फोर्सेस नहीं कहेंगे, जब आप उनको अग्रेसर नहीं कहेंगे और आप इक्वेट करने की कोशिश करेंगे मजलूम फलस्तीनियों को और इसराइल को, तो फिर जो शाह साहब ने बात की वो वही तो है कि आपकी इंक्लिनेशन है इसराइल की तरफ, इंटरनेशनल मीडिया की, आपकी इंक्लिनेशन है ज्यूस की तरफ, आपकी इंक्लिनेशन है ज़ायनिज्म की तरफ। और ये जिस अमेरिका में कि चैनल CNN की एंकर खातून एंटी सेमेटिज्म का सबक पढ़ा रही थी शाह साहब को, इसी अमेरिका ने 14 मई 1948 को हैरी एस ट्रूमैन के जमाने में सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया, जब फौरी तौर पे इसराइल ने अपनी एक तरफा तौर पे आजादी का ऐलान कर दिया। वो दिन और आज का दिन अमेरिका इनकी पुष्टपनाही पे खड़ा है। अभी जुबान पे छाले पड़ रहे थे, जो बाइडेन के एक लफ्ज तक नहीं बोला वो शख्स, एक लफ्ज तक नहीं बोला। तो और आपको क्या चाहिए? जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, उनका मकसद दरअसल ये कहने का था कि पूरे वेस्ट का जो झुकाव है वो इसराइल की तरफ है। वो इसराइल के वॉर क्राइम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो इसराइल के वॉर क्राइम्स को सेफगार्ड करते हैं। और वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें ICC है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस है, जिसमें बाकी इदारे हैं, वो इसराइल को उन इदारों के जरिए से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, और वो सारा का सारा नजला गिरा देते हैं फलस्तीनियों के ऊपर जो मारे जा रहे हैं मुसलसल, और जिनकी जमीन सुकड़ के बिल्कुल एक तंग नाली की तरह रह गई है। तो ये शाह साहब ने कहा, जिसको फौरी तौर पे वो मोहतरमा ने स्पिन करके और उसको वो एंटी सेमेटिज्म की तरफ ले गई। सही। अली सरवर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो सवाल मैंने अमीर अब्बास से पूछा, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि बार बार जो एंकर CNN की आपने भी देखा होगा, बार बार कुरैशी साहब को कहती रही कि जी आप ये बार बार यहूद मुखालिफ सोच का इजहार कर रहे हैं, मतलब बाकायदा इल्ज़ाम लगाती रही। हालांकि वो हक सच की बात कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े दो टोक अंदाज में उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, और मेरे ख्याल से बहुत 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 अच्छी और नपी तुली गुफ्तगू की। लेकिन वो बार बार इल्ज़ाम लगाती रही कि आप ये यहूद मुखालिफ सोच का इजहार कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो एंकर थी है वो कोई अकेली नहीं है इस सोच की। अमेरिका में सारा मीडिया, सारे अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सब, और पब्लिक ओपिनियन, थिंक टैंक्स, जितने भी ऐसे इदारे हैं जो कि अपनी राय देते हैं और उसका प्रचार करते हैं, वो सब यहूद मुखालिफ जो जिनको वो कहते हैं, वो उनको कोई भी इजराइल की क्रिटिसिज्म करे तो उनको वो डिक्लेयर कर देते हैं एंटी सेमाइट। तो ये तो अमेरिका में एक आम मसला है कि वहाँ पे इस सोच में एक ऐसा बायस है जो कि बिल्कुल नहीं बदलता। और हद ये है
कि मैं तो अमेरिका में रहा हुआ हूँ पोस्टिंग पे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉलोकॉस्ट म्यूज़ियम है वाशिंगटन में, जो उन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया है जिसमें ये दिखाते हैं कि यहूदियों के ख़िलाफ़ जर्मनी ने कितनी ज़्यादतियाँ की। तो ये हॉलोकॉस्ट म्यूज़ियम में अगर आप वहाँ पे उसके बाहर एक बार एक फ़लस्तीनी ने कोई नारा लगाया, उसको अरेस्ट कर लिया। वहाँ पे कानून है एंटीसेमिटिज़म के बारे में। इसीलिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो इस्लामोफोबिया का है और जो मैं समझता हूँ बहुत दुरुस्त है, और वो अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी उसका भरपूर इज़हार किया था कि इस्लामोफोबिया को ख़त्म करना होगा। इसी तरह जैसे कि एंटीसेमिटिज़म के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना एक पूरा महाज़ बना रखा है। अब तो ये एक बात हो गई। दूसरे, फ़लस्तीन में इज़राइली जो रियासत बनी, वो सही कह रहे हैं अमीर अब्बास साहब कि ये 1948 में जब ये रियासत बनी थी, ये एक ऐसे ख़ित्ते में, एक ऐसी ज़मीन पे बनी जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ लोग मौजूद थे, वहाँ पे फ़लस्तीनी रहते थे, फ़लस्तीनियों का पूरा एक सूबा था। उस सूबे को उन्होंने एक तरह से कानूनी तौर पे ख़त्म कर दिया, और मगर आबादी तो रही, और उस सूबे को ख़त्म करके इज़राइल की रियासत बना दी। तो ये सरेहन गलत, नाजायज़, नाइंसाफ़ी पे मबनी ये एक पूरा एक्शन और एक पूरी एक इवेंट बैनुल अक़वामी सियासत में पैदा हुआ। और उस वक्त से लेकर आज तक ये इज़राइल इनके फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहा है, उनके हुकूक़ की पामाली करता है, उनको बराबरी की हैसियत नहीं देता है, और दुनिया कुछ नहीं कहती है। और सेटलमेंट, ये उनके ज़मीन पे अभी भी कब्ज़ा किए जा रहे हैं और वहाँ सेटलमेंट बनाते हैं। दूसरे, बैतुल मुक़द्दस की अलग उसका स्टेटस था। ये पहले जॉर्डन के तहत, जॉर्डन के बादशाह के निगरानी में ये पूरा इलाका बैतुल मुक़द्दस का था, जो कि इज़राइल ने 67 की जंग में जॉर्डन से छीन लिया। और उसके बाद ये अब इस तरह से उनके ख़िलाफ़ अपनी मुहिम चलाए होते हैं कि उन्होंने मगरबी किनारा और गाज़ा, दो इलाके जो फ़लस्तीनियों के हैं, उन दोनों को उन्होंने अलग अलग कर दिया है, उनमें डिवीज़न हो गई है। और अब वो गाज़ा से इतने नाखुश हैं या परेशान हैं कि गाज़ा जो है उनके कब्ज़े में नहीं आ रहा। हमास का वहाँ रूल है, और हमास ने ठानी हुई और सही ठानी थी कि उनके वो इज़राइल का मुकाबला करेंगे चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, ठीक। अमीर, बस आपका लास्ट कमेंट मेरे पास 1 मिनट है। देखें, ये उसूली तौर पे तो जो बाल्फोर डिक्लेरेशन आया था, जिसके बाद फिर साइक्स पिकोट एग्रीमेंट आया, ये 1910, 20 और 30 की दिहाई में जो गंद खेला था आलमी ताकतों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसकी वजह से पूरे मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया गया, और वो साइक्स पिकोट एग्रीमेंट के तहत लबनान, फ़लस्तीन, शाम और इराक को के हिस्से बखरे करके बिल्कुल भंबोड़ के रख दिया गया। कुछ फ्रांस को दे दिया गया कि ये लो, तुम्हारे पास है टुकड़ों की तरह। कुछ बरतानिया ने कहा मैं रख ले, तुम मेरे पास रहा। फ़लस्तीन इनके पास चला गया। और फिर ये आर्थर बैल्फोर, जो इनका फॉरेन मिनिस्टर था शायद, उसने स्टेटमेंट देनी पब्लिकली। उसने कहा कि हम यहाँ पर आप यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाएंगे। ओ भाई, तुम कौन होते हो यहूदियों के लिए यहाँ पे कौमी घर का ऐलान करने के लिए? ये कोई यहाँ पे नीलाम घर की स्कीम चल रही थी कि तुम लोगों को जमीनों की बंदरबांट कर रहे हो? गन तो इन्होंने खोला था सारा। और जाते हुए बरतानिया ने फिर इस मसले को हल करने के बजाय इस खित्ते को फलस्तीन को देके चला गया, अक़वाम मुत्तहिदा को, जो पहले एक मुर्दा डेड बॉडी पड़ी है, वो एक उसको देके चला गया कि संभालो इसको। उन्होंने खाक संभालना था, और उन्होंने उठा के फिर उसके बाद फिर अमेरिका बहादुर आ गया। और जो वो 2 नेशंस का जो नजरिया था, जिसका नकवी साहब ने जिक्र किया, जो हल है, जो पाकिस्तान भी कहता है,
उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। और 1967 के बाद से फिर इसके अंदर एक्सपेंशन जो है वो इसराइल ने शुरू कर दी। अब ये अंडू नहीं हो पा रहा। हम तो अभी क्या भीख मांग रहे हैं मुसलमान के, भाई हमारे मुसलमान ना मारो, हमारे बच्चे ना मारो, हम इनसे वो कब्जा शुदा जमीन कब छुड़वाएंगे? डॉक्टर साहबा ये छोड़ दे, उम्मत मुसलमान सब नॉनसेंस है, कुछ भी नहीं रहा इस उम्मत के पल्ले, ना इस इस्लामी मुल्कों की जो तंजीमें, अरब लीग और OIC फलाना ढंकाना, ये सब ऑल नॉनसेंस है। एक बेचारा इमरान खान है और पाकिस्तान है जिसने कुछ खप डाली है और इन सबको 4 मुल्कों को लेकर वहां पे पहुंच गया यूनाइटेड नेशंस में और कुछ शोर शराबा किया है। कुछ नहीं आपको मिल सकता वापस, जिस हद तक पूरा इसराइल और उसके साथ उसके ताकतवर अलाइज खड़े हुए हैं, ये आपको 1 इंच जमीन वापस नहीं करेंगे जो सूरत हाल नजर आ रही। जी बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों के। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।